प्रबल 1857 तेरी अमिट कहानी। नमस्कार, मैं मोनिका आप सभी का स्वागत करती हूँ रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज की ओर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये रेडियो स्टेशन समर्पित है हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर, क्रांतिकारियों पर, और हमारा यही प्रयास रहता है कि उनकी गाथाएं आप सभी तक पहुंचाए। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की, और इस विषय पर हम बात करेंगे आचार्य राजेश जी से। नमस्कार आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे हैं? इस 1857 की क्रांति को हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं, और निश्चित रूप से 1947 में जो हमें आज़ादी मिली है उसका एक सूत्रपात भी यहीं से हुआ है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति है इसको हम झुटला नहीं सकते हैं, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि इससे कहीं कोई लाभ नहीं मिला हो। इसी के माध्यम से हमने इनमें जो कमियां थी उसको सुधार करके आगे हम यहाँ तक पहुँच पाए। इस क्रांति के मुख्य कुछ कारण रहे। एक तो उसको क्रांति ही नाम दे सकते हैं कि जनता में कहीं ना कहीं या राजा के शासनों में इन अंग्रेजी मिशनरियों के खिलाफ लगातार खिलाफत बढ़ रही थी, और ये परेशानी बहुत कर रहे थे। डलहौजी की जो हड़प नीति थी वह बहुत ही खतरनाक हो रही थी। उसमें कई जागीरदारों को अपनी जागीरें गंवानी पड़ी थी। झांसी की रानी कह सकते हैं, नागपुर कह सकते हैं, अवध का क्षेत्र बोल सकते हैं। इन लोगों को अपने बच्चों के अभाव में, जिनके वंशज नहीं थे, तो विलय करना पड़ा। तो ये भी एक ठीक नहीं था। उसमें राजाओं में एक विद्रोह पनपना शुरू हुआ कि उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। टैक्स जमा नहीं कर पाते थे, वह जमीनें भी इनकी हो जाया करती थी। वंशज नहीं होने पर भी, वंशजों में नहीं होने के बावजूद भी आम व्यक्तियों के साथ भी ये समस्या खड़ी हुई। आर्थिक रूप से टैक्स इतने लगा दिए गए कि किसानों से जमा नहीं होते थे, उतनी फसल नहीं हुई और जमा करना पड़ता था। पैसे जमा नहीं करने के अभाव में आपको जमीनें देनी पड़ती थी, तो ये भी एक परेशानी का कारण था। धार्मिक दूसरे कारणों में सामाजिक बहुत सारी, हालांकि कुरीतियां ही उनको कहेंगे, विधवा विवाह उनको समाप्त किया या और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने समाप्त किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारतीयों की जड़ों में थी। उन जड़ों को हिलाई तो आम व्यक्ति इनसे परेशान हुआ। तो यह भी एक इसमें कारण बना कि आम व्यक्ति अंग्रेजों से चिढ़ना शुरू हुआ। इन चिढ़ने के समय में जो मुख्य छोटे छोटे जागीरदार थे, उनके अंदर एक विद्रोह तेजी से पनपना शुरू हुआ। उन्होंने बड़े जो राजा महाराजा थे इनसे संपर्क किया, लेकिन बड़े राजा महाराजाओं का प्रत्युत्तर प्रॉपर तरीके से नहीं आया, और उस कारण से उन्हीं को आपस में ही इसको युद्ध लड़ना पड़ा। इसकी शुरुआत भी यदि देखी जाए तो वह भी सैनिकों के माध्यम से थी। तो कई इतिहासकार तो उसे सैनिकों का ही संग्राम बोलते हैं। सैनिकों के संग्राम में यह था, सैनिक बड़े परेशान थे। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से इन सैनिकों को लिया जाता था और बहुत दूर इनको लगा दिया जाता था, और इधर हड़प नीति इनकी लगातार चलती होती थी। उनके माता पिता परेशान होते थे। फिर चिट्ठियां प्रॉपर नहीं पहुंचने दी जाती थी, चिट्ठियों पर भी टैक्स लगा दिया था। उधर सैनिकों में विद्रोह पनप रहा था। फिर इनके पास बुलेट जो गन थी, उस गन में जो कारतूस यूज होते थे उनमें सुअर की और गाय की चर्बी लगा दी जाती थी, और उसको मुंह से खोलना पड़ता था। वह भी एक विद्रोह का कारण बना। तो सैनिकों में विद्रोह बना कि सैनिकों के साथ लगातार अत्याचार होता था। 5 सैनिक होते थे, उस पर एक अंग्रेज सैनिक बैठता था, और वह अंग्रेज सैनिक एक लास्ट तक तो प्रमोशन पाता था, परंतु सूबेदार हवलदार से ज्यादा यहाँ प्रमोशन नहीं हुआ करते थे। तो ये सेनाओं में भी एक विद्रोह पनप रहा था। तो इस तरह से सैनिकों का विद्रोह कह लें, जनता का विद्रोह कह लें, राजे रजवाड़ों का विद्रोह कह लें, इनकी हड़प नीति का विद्रोह कह लें, इनकी आर्थिक हानियों का विद्रोह कह लें, क्योंकि आर्थिक हानि में भी देश का माल कच्चा ये लेते थे, पक्का माल बनाकर वहां से वापस आता था, तो हमारे उद्योग धंधे चौपट होने लग गए थे। तो उससे व्यापारी वर्ग परेशान था। कुल मिलाकर कहें कि हर व्यक्ति इसमें परेशान हो चुका था, और वह एक समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा था। उसी बीच में कुछ राजे, जो छोटे छोटे राजे थे, ये आपस में मिले और उन्होंने इसे एक क्रांति का रूप दिया और उसको आगे बढ़ाया। बिल्कुल। आचार्य जी, 1857 की क्रांति में किन लोगों ने योगदान दिया, और इस क्रांति को बनाए रखने के लिए किस तरह की योजना बनाई गई थी? इन छोटे राजा महाराजाओं की देखा जाए तो इसमें दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, कानपुर में नाना साहब थे, ग्वालियर में तात्या टोपे थे, झांसी में लक्ष्मीबाई थी, बिहार में बाबू कुंवर सिंह थे, पटना में पीर अली थे, इलाहाबाद में लियाकत अली थे,
बरेली में बहादुर खान थे। तो ये निश्चित रूप से इसमें विद्रोह में शामिल भी हुए और वहाँ से बढ़ता हुआ ये बंगाल से बढ़ा और बंगाल से बढ़ता हुआ ये मेरठ तक आया। तो एक छोटा सा एक बेल्ट था जो वहाँ तक पहुँचा है। इसकी शुरुआत तो 1857 के प्रारंभ में ही हो चुकी थी। मंगल पांडे जी दमदम, बहरामपुर, बैरकपुर, ये लगातार संग्राम चला है और मंगल पांडे जी ने इसका 29 मार्च को विरोध कर दिया और 29 मार्च को लेफ्टिनेंट बाग की इन्होंने हत्या की। दूसरा ह्यूअरसन जो थे उनको इन्होंने घायल किया। तो उसके लिए मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल को एक फांसी दे दी गई। इसके बाद ये विद्रोह और लगातार बढ़ता चला गया। फिर ये लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, बिहार, पटना, इलाहाबाद होता हुआ ये बरेली तक पहुंचा और 10 मई को ये मेरठ से चलकर दिल्ली पहुंचा। 12 मई को दिल्ली में इन्होंने बहादुर शाह जफर जो द्वितीय थे उनके लिए इन्होंने राजा घोषित करा दिया। और हालांकि बहादुर शाह जफर उस समय वृद्ध हो चुके थे तो बख्त खां जो थे उनका वो काम देखते थे। तो इन्होंने इस प्रकार से काम किया और ये क्रांति को लगातार तेजी से बनाए रखा और अंग्रेजों ने भी इसको दबाने का भरसक पूर्ण प्रयास किया। हडसन जो थे, निकोलसन, ये दिल्ली समाये हुए थे। हडसन ने बहादुर शाह जफर के दोनों बच्चों की इसमें हत्या कर दी। उनसे झूठ बोलकर उनको षड्यंत्र के तहत मार दिए गए। लेकिन इस में निकोलसन जो था वो निकोलसन इसमें मारा गया था। कैंपबेल ने एक अच्छा कैंपेन भी इनका किया। सर हीरोज भी इसमें एक वो थे, विलियम ट्रेलर भी अंग्रेजों की तरफ से एक शासक थे, जनरल नील भी थे। तो इन लोगों ने एक अच्छी फाइट इन लोगों को दी और आखिर में 1 साल तक ये युद्ध चला और 1 साल में कहीं ना कहीं ये युद्ध परेशानी में आया और परेशानी वाले 1857 के जो क्रांतिकारी लोग थे इनको पराजय का सामना करना पड़ा और 10 जुलाई 58 को कैनिंग ने फिर घोषणा कर दी कि अब ये युद्ध समाप्त हो चुका है, ये क्रांति इनकी जो थी समाप्त हो चुकी है और अब नए सिरे से शासन का इसमें शुभारंभ हो। जी, आप हमें ये भी बताएं कि जब ये क्रांति विफल हुई तो इसकी वजह क्या रही और इसके बाद इसके परिणाम क्या हुए? असफलता के यदि हम कारण को देखते हैं, असफलता के कारण में सबसे बड़ा कारण था कि इनके पास संसाधनों का अभाव था, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अंग्रेजों के पास थी, इनके पास वही पुराने हथियार थे, पुराने ही तौर तरीके थे जिसमें कि ये मात खा गए। दूसरा था कि इस स्वतंत्रता संग्राम में बड़े लोगों का इनको सहयोग नहीं मिला, जैसे ग्वालियर का सहयोग नहीं मिला, जोधपुर का नहीं मिला, साउथ में क्रांति पहुंची नहीं थी तो साउथ का इनको पूरा सहयोग नहीं मिल पाया। तो इन बड़े लोगों का सहयोग नहीं मिलने से भी ये क्रांति उतनी तेजी से नहीं उभर पाई जितनी कि इसे उभरनी थी। अच्छा, कुछ कारण यह थे कि इनके एक नेतृत्व का अभाव था कि व्यक्ति का नेतृत्व कौन करे। बहादुर शाह चूंकि वृद्ध थे, आगे नहीं आ पाए, बाकी दूसरा कोई नेता ये लोग तैयार नहीं कर पाए। फिर इसमें दिशाहीनता भी एक आड़े आई कि कोई कैसे करें, करना क्या है, क्या नहीं करना, किसको सूचना देनी, ये सब कुछ अव्यवस्थित था। जो जिसके मन में आ रहा था वो अपने हिसाब से काम करता चला जा रहा था और इसको एक जो अंजाम देना था उस अंजाम तक ये नहीं पहुंच पाए। जबकि अंग्रेज पूरी प्लानिंग से पूरा काम किया। उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में हडसन, निकोलस, कैंपबेल, इन लोगों का अलग अलग क्षेत्र उनमें समलाए गए और प्री प्लानिंग तरीके से ये लोग काम करते रहे। तभी इन्होंने वहाँ पहुँचकर और दिल्ली पर शासन को स्थापित कर लिया। कुछ कारण इसमें यह रहे कि जो लोग इसमें शामिल हुए उस शामिल लोगों का स्थानीय लोगों ने सहयोग नहीं किया, तो वहाँ भी इनको एक हार का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर असफलता के ये कुछ कारण थे जो 1947 की सफलता का कारण बने। उन्हीं कारणों को सुधार करके 1947 में सफलता प्राप्त। और इसका एक कारण बहुत अच्छा यह भी हुआ कि इसको वैसे असफल कह सकते हैं कि क्रांति असफल रही, लेकिन क्रांति का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य सफल हुआ, क्योंकि डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसको उनको समाप्त करना पड़ा। तो ये सबसे बड़ा कारण था। कर में भी कुछ अंतर करना शुरू किए, सैनिकों में भी बदलाव इन्होंने शुरू किए। हालांकि सैनिक में इन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से सैनिक आते थे, चूंकि ये विद्रोह कर चुके थे, इनको अलग हटाकर गोरखा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट इन्होंने बनाई और गोरखा और पंजाब के माध्यम से ही दिल्ली पर इन्होंने फतेह भी हासिल की 1 साल के बाद। तो वैसे दिल्ली पर इन्होंने जुलाई अगस्त में ही फतेह कर ली थी और बहादुर शाह जफर को गुलाम बना लिया था। उसका 1862 में रंगून में बहादुर शाह जफर शांत हुए। लेकिन फिर मंत्रिपरिषद का इनको गठन करना पड़ा। इसमें 15 सदस्य रखे गए, 8 सदस्य सरकार की तरफ से हुआ करते, तो 7 जो सदस्य थे वो हाई कोर्ट की तरफ से इसमें आते थे। तो इस प्रकार से 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल टाइप का बना।
महारानी विक्टोरिया को इसमें कार्यभार ग्रहण करना पड़ा। तो फिर थोड़ी सी कुछ व्यवस्थाएं इसमें ठीक होनी शुरू हुई और व्यवस्थाएं में जो गलतियां थी उसमें सुधार किया। लेकिन ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन धीमे धीमे बढ़ता रहा। ये आंदोलन शांत नहीं हुआ। उसके बाद जिस तरह से लड़ा गया, उस लड़ने में जो सफलता थी वो दूसरों को समझ में आई, बड़े राजाओं को समझ में आई कि अंग्रेजों को हम हरा नहीं सकते। ये उनका जो भ्रम था वो टूट गया और उसमें स्वतंत्रता संग्राम में ये बहुत बड़ी सफलता थी कि इस भ्रम को तोड़ना और अंग्रेजों को इस तरह से नाको चाहे तो कम से कम चबा ही दिए। इतनी तो सफलता उनकी मानी ही जाएगी। और चूंकि जिन बातों को लेकर जो विद्रोह हुआ था वो सब अंग्रेजों ने मान ली, इसका मतलब ये था कि ये स्वतंत्रता संग्राम सफल रहा। हालांकि इसके बाद में अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसको नाम देना शुरू किए। जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर जी की जो बुक है उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको नाम दिया है। डेजर रेली, अशोक मेहता, इनका राष्ट्रीय विद्रोह इन्होंने नाम दिया। 1857 जो लिखा गया है ये एस.एन. सेन के द्वारा, उन्होंने 1857 ही लिखा है इतिहास, तो उन्होंने बनाया। अंग्रेजों ने अपने अपने हिसाब बना दिया। अंग्रेजों का था, उन्होंने एक बना दिया कि एक क्रांति थी जो सैनिक विद्रोह था। उस तरह से जिसको जो लगा अपने हिसाब से उन्होंने उसके स्वतंत्रता संग्राम को नाम दिए। परंतु गतवार जी तो भारत की हुई, स्वतंत्रता संग्राम को हल्के में नहीं लेते हुए एक टारगेट फिक्स किया गया, सारे तरीके फिक्स किए गए, सब लोगों को अपने अपने हिसाब से काम करने के लिए स्वतंत्रता दी गई, पर सब लोगों का एक जगह बातचीत का स्थान बनाया गया। तो उन सब सुधारों को देखते हुए भारत 1947 में आखिर आजाद हुआ, लेकिन इसकी नींव 1857 में रखी गई थी। आचार्य राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े और आपने हमें 1857 की क्रांति के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां बताई, हम सभी के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद जी। प्रबल